हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार सचिवालय यानी कि बीएसएससी का जो 2011 में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद क्या है, मोटिव क्या है? देखिए, सिलेबस तो सभी लोग पढ़ते हैं और सभी जानते हैं ना। बीएसएससी में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसा पूछता है, जब तक कि आप क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, सॉल्व कर नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं 2011 में जो क्वेश्चन आया था वो मैथमेटिक्स में जो 2011 में क्वेश्चन जो पूछा था बीएसएससी, उसी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं इसको टेक्निकली, ट्रिकली और जितना शॉर्ट मेथड हो सकता है, अप्रोच करने का तरीका हो सकता है, वो मैं यहाँ इस क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। इस टॉपिक का हम लोगों को एडवांटेज मिलेगा कि हम लोगों को पैटर्न तो समझ में आएगा, साथ ही साथ ये पता चलेगा कि बीएसएससी में कौन सा टॉपिक कवर होता है। तो अप्रोक्सीमेटली सारा टॉपिक तो कवर होता है, लेकिन किस तरह क्वेश्चन होता है, किस तरह क्वेश्चन पैटर्न होता है, वो इस वीडियो से हम लोग को पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग और भी सारे वीडियो लेकर आएंगे, और बीएसएससी में जो भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आता है या जितना भी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, उसको मैं सेपरेट वीडियो में इंडिविजुअली बना बना के मैं अपलोड कर दूंगा। वो सारा का सारा वीडियो शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होगा, उसमें शॉर्ट मेथड होगा, शॉर्ट अप्रोच होगा, टेक्निकली हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, मिनिमम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारा सब कुछ मैं अपलोड करूंगा टाइम टू टाइम। इसमें से एक इन्फॉर्मेशन और है, मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आप इसी चैनल पे जाकर बीपीएससी बीपीएससी मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे काफ़ी वीडियो मैथमेटिक्स का मिल जाएगा। और सारा का सारा वीडियो जो भी है वो सब का सब इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएगा। सीडीपीओ में भी क्वेश्चन आया है और बीपीएससी में भी क्वेश्चन वहाँ से टच किया है। तो कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जैसे यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट, पाइप सिस्टम, टाइम वर्क परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेन डायग्राम, ये सब जो वीडियो है ये सब ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी जितना जो इधर का जो वीडियो है, ये सब जो वीडियो है ये सब अभी अपलोड होना बाकी है, जो कि मैं टाइम टू टाइम मैं धीरे धीरे सबको अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो फिर चलिए दोस्तों, बीएसएससी का जो 2011 में जो क्वेश्चन आया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आ जाए। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर 400 रुपया, 600 रुपया उधार देता है तथा ब्याज के रूप में इसे कुल 90 रुपये मिलते हैं, तो प्रति वर्ष प्रति ब्याज दर क्या होगा। यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है बीपीएससी मैथ के प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर देख लीजिए, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, काफी ईजी और ट्रिकी अपलोड किया गया है। तो क्या क्या डेटा दिया हुआ वो नोट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे मान लीजिए टी दिया हुआ कितना, 3 साल के लिए दिया हुआ है ना। और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है हम लोग को, वो किस पे मिल रहा है, 400 रुपये और 600 रुपये मिल रहा है। ये क्या सिंपल इंटरेस्ट है ना। और ये 400 और 600 है, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे कितना, 1000 रुपया। इसका मतलब प्रिंसिपल जो हम लोग को दिया हुआ 100% जो हम लोगों को दिया हुआ कितना दिया हुआ, ये 1000 रुपया दिया हुआ। क्लियर है। और जो ब्याज जो हम लोगों को मिल रहा है कुल 90 रुपया मिल रहा है ना। तो ब्याज कितना मिले, 90 रुपये मिल रहा है। और तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगा, यानी हम लोग को ब्याज दर 8% हम लोगों को निकालना है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 90 रुपया दिया हुआ। क्लियर है। और आर हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ ऑलरेडी। ये यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं क्या कि 1000 रुपये का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 1000 रुपये का जो मतलब हुआ 100% है ना। तो 90 रुपये कितना परसेंट होगा, तो 90 रुपये जब हम लोग निकालेंगे तो कितना परसेंट है, ये 100/1000 गुना 90, ये हुआ। ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल। इसका मतलब हुआ कि 90 रुपया बराबर कितना हुआ, 9% हो गया, है ना। इसका मतलब ये 9% जो निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, ये हम लोग का एसआई निकल रहा है। एसआई में परसेंटेज में इतना होगा और रुपये में कितना, 90 रुपया होगा। और हम लोग को पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालते हैं तो टाइम और दर को गुना कर देते हैं, यानी आर को टाइम से गुना कर देते हैं, वही परसेंटेज होता है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये टाइम कितना दिया हुआ, 3 वर्ष दिया हुआ, तो टाइम 3 वर्ष हो गया। आर हम लोग को निकालना, आर निकाल लिया, बराबर कितना है, ये 9% के बराबर है ना। अब ये 3 से कैंसिल तो आर बराबर कितना हो गया, 3% हो गया। तो यही हम लोगों को क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से एक तरीके से और समझ सकते हैं, ये 90 रुपये जो आया है कितना, 3 साल के लिए आया है ना। 90 रुपये मिला है 3 साल के लिए, और 9% वो भी कितना, 3 साल पे निकल रहा है। अगर 90% 3 साल पे निकल रहा है तो 1 साल पे कितना होगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 9, तो ऐसे भी समझ सकते हैं 3% यहाँ से निकलेगा। तो इसका आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तेल की लागत कितना, 100 रुपया प्रति लीटर पड़ती है ना। और दूसरे तेल की मिलावट करने पे 50 रुपया लीटर पड़ती है।
टॉम स्मिशन को 96 रुपये पर बेचता है और 20 रुपये का उसका 20% का लाभ प्रॉफिट कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है? इसका मतलब एक तेल है, उसमें क्या डुप्लीकेट तेल मिला के उसका क्या कर देता है, लागत मूल्य घटा देता है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन जो सिंपल है, ये एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, और उसका जो लागत प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस कितना, वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक चीज़ और ये है, ये जो एलिगेशन तो इसमें साथ ही साथ है, ये एलिगेशन का तो क्वेश्चन है ही, एलिगेशन के साथ ही साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन है, दोनों का मिक्सअप है। कैसे है, मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 96 रुपये पे बेचा और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना, 120% हुआ। 120% में वो बेच रहा है कितना, 96 रुपये, यानी 120% बराबर 96 रुपये हो गया। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर कितना होगा, 96/120 गुना 100। ठीक है, ये हो गया। अब ये कैंसिल, उसके 12×8 = 96, ये कैंसिल, तो बराबर कितना आ गया, 80। 80 रुपया हो गया, यानी कि 100% का मतलब हो गया 80 रुपया। तो ये क्या निकल गया, ये हम लोगों को निकल गया क्या, कॉस्ट प्राइस। 120% जो हम लोगों का दिया हुआ वो क्या है, 96 रुपया जो है वो क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक, तो अब हम लोग का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो हो रहा है ऑलरेडी इसे दिया हुआ है 20% है ना, तो 20% जो प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ, तो ये बराबर कितना है, ये प्रॉफिट जो हम लोगों को 20% जो हो रहा है ना, तो ये कितना होगा, 96 और 80 का डिफरेंस आएगा, तो कितना होगा, 16 रुपया। ये हम लोग को निकल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 80 रुपये में खरीदा या लागत मूल्य 196 रुपये में बेच दिया, तो 16 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ, है ना। ये क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि 80 रुपये एलिगेशन मेथड से हम लोग जा रहे हैं। एक 80 रुपया है ना, दूसरा के मिक्सअप करने के बाद 50 रुपया आता है। ठीक, और इस दोनों का जो मूल्य है, जो मेन जो मूल्य है वो 80 रुपया पड़ता है ना, ये 80 रुपया। 100 रुपये का ये रेशियो में आ रहा है, 100 और 50 का, और ये 80 रुपया है। ये क्वेश्चन, ये एलिगेशन का प्रोसेस है। एलिगेशन का भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ समझ लेना, जो मैं मेथड बता रहा हूँ वैसे ही समझ लेना। उसका जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो अब इसका में क्या प्रोसेस होता है कि 80 और 100 इस दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। ये जो इसको मिल्क होता है, ये क्या होता है, वाटर होता है। और 50 और 80 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 30 आएगा। तो यही 30 और 20 जो है, यही रेशियो बन जाएगा, 30:20। ये दोनों कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 3:2 के रेशियो के फॉर्म में आ गया। यानी अगर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हुआ, 16×3 = 48, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16×2 = 32, 48 और 32 को दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को कितना पहुंच जाएगा, 80 रुपया पहुंच जाएगा। यानी कि मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है 48 रुपया, और इसका जो प्राइस आ रहा है 32 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हालांकि दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, हालांकि यहाँ तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ का मैंने सिंपल इंटरेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी वीडियो हुआ मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, एलिगेशन का वीडियो अपलोड नहीं किया, जिसको पता है उसको समझ में आएगा, जिसको पता नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीख नहीं रहे हैं। यहाँ पर बीएसएससी का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे किस तरह से देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा हरात्मक माध्य 6.4, इसकी पॉइंट है 6:4 है, तो संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, हरात्मक माध्य दिया हुआ है। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो √AB होता है। ठीक है, और हरात्मक माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो 2AB/A+B होता है। ठीक है, दो संख्याओं का। तो गुणोत्तर माध्य यानी ए बी बराबर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो ए बी बराबर कितना निकल जाएगा, 88 64, ये निकल गया हम लोगों का पहला। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि 2AB/A+B बराबर कितना दिया हुआ है, 6.4 दिया हुआ है, और ए बी निकल गया 64, तो 2 × 64/A+B बराबर 6.4 हो गया। और ये 64 और 6.4 काटेंगे तो 0.1 हुआ, और 0.1 हटाएंगे तो यहाँ पर 10 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब A+B बराबर हम लोग कितना मिल गया, 20 मिल गया। अब चाहें तो यहाँ से फर्दर भी हम लोग वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो लंबा चौड़ा जाएगा, उतना नहीं जाना। क्यों जाना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं, कह रहा है दो संख्याएं, क्या यही तो ए और बी है, दो संख्याएं ए और बी है। तो ये जो 64 दिया हुआ है किस क्या दिया हुआ है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन है, और ये जो 20 जो दिया हुआ वो क्या है, A+B का मल्टीप्लीकेशन है। दो संख्या यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो अगर 8 और 2 को जोड़ेंगे, 8 2 10, तो 10 पूर रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब 4 और 16 है, 4 और 16 को जोड़ने पर पूछ रहा है क्या, 4 और 16 को जोड़ेंगे तो 20 पूरा, तो ठीक है, ये तो मिल गया। अब 4 और 16 को मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं, 64 पूछ रहा है कि हाँ पहुंच रहा है, 16 चौके 64, इसका मतलब डायरेक्ट हो गया आंसर यही हो गया।
बाकी अब इसमें देखेंगे 16 छः 96, 16 8 कितना हो रहा है, 16 4 20 से 24 हो रहा था, ये भी मैच नहीं कर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डायरेक्टली फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 4:16। आगे का कैलकुलेशन नहीं करना है कि ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, पुट करना, वो नहीं करना है, ऑप्शन से भी छांट के कर लेना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन किस पे, एवरेज पे, एवरेज का टॉपिक उससे क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं ना, केवल कितना 100 छात्र और जिनको प्राप्त अंक हुआ नीचे दिया हुआ। तो ये क्या है, छात्रों की संख्या, ये पूरा क्या छात्रों की संख्या, ये जो पूरा है ये 100 स्टूडेंट है, ठीक है। और ये जो क्या है, ये दिया हुआ पूरा ऊपर से नीचे तक जो दिया हुआ, ये क्या है, इतने स्टूडेंट को इतना अंक मिला है। एवरेज का हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसमें क्या करेंगे, टोटल अंक जितना होगा उसको निकाल देंगे, डिवाइड 100 से कर देंगे, 100 स्टूडेंट है तो टोटल अंक कितना हो रहा है, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पच्चे 75 हो गया। फिर उसके बाद से क्या है कि 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16 160। उसके बाद क्या है, 22 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22 को 11 से करेंगे 2 2 2 4 और 2, ये हो गया। उसके बाद देखिए 22 को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, मैंने पहले वीडियो में ही बताया, ये 2 को 2 लिख दीजिए, फिर इस 2 को 2 लिख दीजिए और इस दोनों को जोड़ दिए, यही आपका हो जाए 11 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद 24 का है, 24 दूनी 48, तो ये हो गया 480। उसके बाद 25 और 23 है ना, 25 और 23 को मल्टीप्लाई करें तो 25 और 23 को मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए तो मुंह से भी कर सकते हैं, जैसे 25 तो 25 दूनी 50, 500, 25 या 75 तो 575, ये तो मैंने मुंह से कैलकुलेट कर लिया। और मैंने मुंह से कैसे कैलकुलेट किया वो मैं बता देता हूँ। 25 है, 23 को हम लोग लिख सकते हैं 20 + 3, अब इसको हम लोग मुंह से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, 50 हुआ, 500 हुआ, 25 या 75 तो 575 डायरेक्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर कितना 18 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 18 या 54 तो कितना हुआ 540 हो गया। उसके बाद 33 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही 33 है और इसको 13 को 10 + 3 कर देते हैं तो कितना हो गया, तो ये हो गया 330 और प्लस कितना हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9 तो 9 9 3 12 429, तो डायरेक्ट 429 निकल गया। 38 से तो 48 दूनी 80, 80 में क्या करेंगे 4 घटा देंगे, 80 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 76 आएगा। अब इस टोटल को हम लोग को जोड़ना है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7 7 5 12 12 8 20 21 21 6 27 27 के साथ हाथ में रहा 2 है ना। उसके बाद से फिर 7 6 13 13 4 17 17 3 20 5 25 25 7 32 32 4 36 2 38 38 38 2 40 5 45 2 47 के साथ हाथ में रहा कितना 4, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ 2 1 1 2 3 3 4 7 7 5 12, ठीक है। 12 5 17 17 4 21 और 21 4 25, तो फाइनली हम लोग जोड़ें तो जोड़ने के बाद कितना है 2527। ये 2527 हम लोग क्या टोटल वैल्यू, टोटल अंक आ गया, कितने डिवाइड करना है 100 से, तो अब 2527 आ गया ना, ये हम लोग को पता है कि 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, डायरेक्ट पॉइंट यहाँ आ गया, तो 25.77 ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये 2 अंक पकड़े, जैसे 2 अंक आ गया, ये भूल लिए, यहाँ पे जोड़ना भूल लिए, 77 हम लोग को मिली। अब हम लोग को पता है कि जो भी डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग माइंड में आ गया, तो 100 से डिवाइड करेंगे जो भी होगा तो 2 अंक यहाँ पे आएगा ना, 0.7 आएगा ना, तो यहाँ पर हम लोग देखा 2 अंक वाला 0.7 कौन, तो हम लोग यहीं मिल गया, तो आगे ये करने की जरूरत भी नहीं है, ये जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से ही छांट कर आंसर निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एल एम एन 3 पूर्णांकों का गुणनफल 175 है, तो कह रहा है एल गुना एम गुना एन है ना, ये 3 पूर्णांक दिया हुआ, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 175 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि ये जो आपको 4 वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना, इसमें कह रहा है एल एम एन का जो भी वैल्यू होगा तो फाइनली जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन के बाद से जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आना चाहिए, ये कह रहा है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, तो ये एलिमेंट का वैल्यू यहाँ से हम लोग छांट लेते हैं, एलिमेंट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये -1 हो सकता है मल्टीप्लाई, और क्या है ये 25 25 8 200 तो 25 7 हो जाएगा, 25 और 7 ये इतना वैल्यू यहाँ से निकल सकता है, 3 वैल्यू, ठीक है। तो टोटल कितना है, एक तो ये संभावना है, अब दूसरी और संभावना क्या है, पहली संभावना क्या है कि -1 होगा, ठीक है, दूसरा 25 और तीसरा 7, 3 वैल्यू होगा। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, ये 1 हो, ये -25 हो, ये 7 हो, क्योंकि फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाएगी। तीसरा जो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 1 का 1 हुआ, ये 25 हुआ और ये क्या हुआ -7। चौथा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये -1 हो सकता है, ये 25 भी हो सकता है और ये -7 भी हो सकता है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 175। कुल 4 पॉसिबिलिटी दिख रही। अब इसी चारों पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। देखा कि एल है ना, पहला देखते हैं, पहला एल का वैल्यू -1 है, ठीक है, यहाँ -1 हो गया। दूसरा कितना है 25 है तो 25 पुट कर दिया। तीसरा कितना 7 है, तो ये -7 ये 25 है ना,
तो मैंने देखा कि जो भी इसका वैल्यू हम लोग जो भी जोड़ घटाव करेंगे वो निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो काम कर रहा है। लेकिन देखेंगे इसमें से और कोई काम, ये जो चारों वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए। इस वैल्यू को पुट करते हैं। अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो ये कितना है, 1 है ना। तो 1 तो 1 हो गया। दूसरा में क्या, जो यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। अब 25 जैसे हुआ, बाकी ये जो भी 7 जो भी छोटा है, इसका मतलब 25 क्या है, इसका मतलब 25 क्या है, जो 25 जो हो गया पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये वाला फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तब इस पे आ जाते हैं। अब फिर से मैं बढ़ा के देखते हैं, -1 25 और 7 को। तो यहाँ पर -1 बैठाया, दूसरा यहाँ 25 बैठाया, यहाँ 7 बैठाया, इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो ये पहले भी छाट गया। अब इसको देखते हैं, एल प्लस एन को। ये -1 है, दूसरा क्या है +25 है ना। अब इस दोनों को जो भी करेंगे, डिवाइड कितना 7, इसको सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी छंट गया। तो फाइनली बचा कौन, ये बचा। अब इसको जो भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हमेशा निगेटिव में आएगा। एक देख लेते हैं, सपोज इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एल कितना है 1, और ये कितना 25, और नीचे क्या है -7, जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया हम लोगों को, ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अब इस क्वेश्चन में आता है, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। किसका है, पाइप एंड सिस्टम का। इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक जो है, इससे रिलेटेड जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है। तो कोई पाइप ए है सपोज, है ना, तो वो क्या कर रहा है, 2 घंटे में टैंकी को भर रहा है। लेकिन टैंकी में क्या है, तली में एक छेद होने के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। जैसे ये क्या टैंकी है, अब यहाँ पे क्या टैंकी में छेद है, ये पाइप, इसको मान लिया बी, और यहाँ पाइप ए है, यहाँ से पानी आ रहा है इसमें, तो इसको मान लिया पाइप ए। अब क्या कर रहा है, जो पानी जो भर रहा है, अगर ये जो छेद नहीं रहेगा ना, छेद नहीं रहेगा, तो ये 2 घंटे में क्या कर देगा, पूरा भर गया। लेकिन चूंकि छेद होने के कारण ये अब 2 घंटा ना लेकर अब क्या कर रहा है, 2.5 आवर ले रहा है, आधा घंटा अधिक लग रहा है, 2.5 घंटा लग रहा है ना। किसकी वजह से, बी की वजह से लग रहा है। ये 2.5 है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दे रहा है। ए क्या कर रहा है, भर रहा है, बी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। यानी कि ए माइनस बी का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, 2.5 दिया हुआ। तो ए माइनस बी ये कितना दिया हुआ, 2.5 आवर दिया हुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये कह रहा है। यानी कि बी जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी टैंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, इसकी कितनी क्षमता है। ए इतने में भर सकता है, ठीक है, अब बी कितने में खाली कर सकता है ये। तो इसका जो मैंने टेक्निक बताया है, ठीक है, क्या है, ए जो है 2 घंटा काम कर रहा है ना, और ए माइनस बी वो कितना कर रहा है, 2.5 आवर कर रहा है, इसको माइनस मान लिया, ठीक है, क्योंकि घटाना है। अब इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 10, तो ये हो गया 2 पंचे 10, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10/5 -4, तो आंसर फाइनली कितना आ गया हम लोगों का, 10 आ गया। यानी कि जो बी जो खाली करने का क्षमता है वो 10 घंटा। इस टॉपिक का जो वीडियो पाइप एंड सिस्टम का वो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ पर जाके आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है और कैसे सॉल्व करें। समझने और समझाने के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पर आप देख लीजिए। जो वीडियो अपलोड नहीं है उसको आने वाले समय में अपलोड कर दूंगा। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पर नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ पैटर्न को बता रहा हूँ कि कौन से पैटर्न पर क्वेश्चन कैसे पूछा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है, यदि 2 श्रेणियां, ठीक है, ये 2 श्रेणियां दिया हुआ, 2 सीरीज दिया हुआ ना, ये दिया हुआ, पहला ये दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा कहाँ दिया हुआ, दूसरा यहाँ दिया हुआ। क्या तो एनवी टर्म जो बराबर है, इनका मान क्या हुआ। ये क्वेश्चन जो है सीडीपीओ में पूछा है इस बार, ठीक है, इस बार इसी तरह क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए श्रेणी क्या क्या दिया हुआ, पहला सीरीज क्या दिया हुआ, 3 + 10 + 17, ठीक है, प्लस ऐसे, ठीक है। दूसरा सीरीज जो दिया हुआ कितना, 63 + 65 + 67, ये दिया हुआ। और ये दिया हुआ कितना, n टर्म्स दिया हुआ, ठीक है। ये भी कितना दिया हुआ, n टर्म्स तक दिया होगा। एक्चुअली क्या है, तो पूछ रहा है कि nवा टर्म्स क्या होगा, ये पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या है, पूरा का पूरा जोड़ है ना, तो ये जोड़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an+n-1 गुना d, ये होता है। दो सीरीज है, दो फॉर्मूला, एक को SN1 मान लेंगे, एक को SN2 मान लेंगे। और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि एनवी टर्म का जो जो चर है वो क्या है, बराबर है। यानी कि SN1 जो है वो SN2 के बराबर है, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं, an+n-1 गुना d, दूसरा भी वही होगा, an+n-1 गुना d, ठीक है। तो इसको
इसको 2 कर देते हैं, 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 और n तो दोनों के बराबर कॉमन रहेगा। तब a नहीं, इसको 1 है ये, ठीक है, ये 1 है। तो अब a जो दिया हुआ, ये 3 जो दिया हुआ, पहला टर्म जो होता है वही a होता है, तो ये 3 लिख लिया। n हम लोगों को निकालना है -1, और d क्या, डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा, ऐसे चलता रहेगा। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई 7 हो गया। उसके बाद ये a इंटू कितना दिया हुआ हम लोग को, 63 दिया हुआ, और n-1 निकालना। इस बार d किसमें कितना दिया हुआ है, d जो दिया हुआ हम लोग को 2 दिया हुआ। तो अब ये क्या हो गया, 3 + 7n-7 बराबर 63 + 2n-2, ये दिया हुआ। सबको एक साइड करते हैं, 7n को उठा के लेके आ गया, और उसके बाद इधर -2n हो गया। उसके बाद 63 है, ये -2 है, और उसको उठा के ले गया इधर -3 और +7। तो ये कितना हो गया, 5n हो गया। और इसको करेंगे जोड़ घटाओ, तो 3 2 5 2 63 2 65, तो ये 65 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई जो होगा तो कितना होगा, 13 पंचे 65। तो n बराबर कितना आ गया हम लोगों को, फाइनली 13 आ गया। तो इसका आंसर हो गया। ये है क्वेश्चन का पैटर्न बेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित 3 सूचनाओं पर विचार करें, ठीक है। 3 सूचनाओं दिया हुआ। गीता तथा सीता का जो आयु है वो बराबर है, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि गीता और सीता का जो आयु है बराबर है। गीता, रीना और सीता की कुल आयु का जो योग है वो 88 है। तो क्या हुआ, गीता प्लस रीना और प्लस सीता, इस दोनों का जो है वो 88 है, दोनों का जोड़ दिया हो। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि रीना की जो आयु है गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है। यानी रीना की जो आयु है वो गीता और सीता के योग के बराबर है। अब क्वेश्चन कर रहा है रीना की आयु क्या होगी, यानी कि जो कह रहा है कि रीना की आयु क्या होगी, ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज देखें, G + S है, तो यहाँ भी G, यहाँ S है, और G और S का वैल्यू कितना, R दिया हुआ है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, R + G + S बराबर 88, है ना। तो G + S का वैल्यू कितना, R दिया हुआ, ये पहले से ऑलरेडी R है, तो ये पहले वाला R लिख लिया, G + S का R दिया हुआ, ये हो गया 88, ठीक। तो 2R बराबर कितना हो गया, 88। तो काटेंगे कितना होगा, 44। तो R बराबर 44 आंसर हम लोगों को मिल गया। सिंपल सा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बहुत सारे को समझ में आता नहीं आता, मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। और ये हमेशा हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 25 पैसा है ना, एक बैग में कह रहा है, एक बैग में कह रहा है 25 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है। और जो रेशियो 1:2:3:2 के रेशियो में है। यदि इसमें कुल 130 रुपया है, ठीक है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो मान लिया ये 25 पैसे को हम लोग मान लिया ए, 10 पैसों का मान लिया बी, और 5 पैसों का मान लिया सी। इसलिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, एग्जाम में आपने कंफ्यूज कर दिया था 25 10 और 5 पैसे को। इसका मतलब जो रेशियो दिया हुआ A:B:C का जो दिया हुआ रेशियो, वो क्या दिया हुआ, 1:2:3 के रेशियो में दिया हुआ है ना। और ये कुल जो है, इस जो 30 रुपया है, इस 30 रुपये का हम लोग लिख सकते हैं ना 3000। क्यों, क्योंकि 1 रुपये जो बराबर होता है वो 100 पैसे का। तो 30 रुपये का मतलब क्या हुआ, 3000 पैसे, ठीक है, 3000 पैसे। तो ये 3000 पैसे किसके बराबर हो गए, यहाँ के बराबर हो गए रेशियो के, है ना। तो अब इस 3 को जोड़ देते, 3 2 5 1 6, तो 6 का मतलब क्या हो रहा है, 3000 पैसा। तो 1 का मतलब कितना हो जाए, 6 पंचे 30, यानी 500 पैसा, है ना। तो अब इसके बाद क्या करें, 500 को यहाँ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो पहला आया 500, दूसरा आया 5 दूनी 10 तो 1000, तीसरा आया 5 दिया 15, ठीक है। तो ये जो तीनों का हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को 3000 मिल जाएगा। 500 को जोड़े 1000, 1500, 1500, 1500, 3000, तो फाइनली हो गया। तो यानी कि फाइनली हम लोगों को इतना सिक्का का जो नंबर ऑफ सिक्का ये मौजूद है। हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 50 100 150 200 में। इसका मतलब एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो कैंसिल यहाँ। अब क्या आया, 50 आया, ये क्या हुआ 100 आया, ये हुआ क्या 15 हुआ, 150 हुआ। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। तो सी कितना मानेंगे 5 ना, 150 आंसर आ गया। तो ये सब मैं इतना बता रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है। आप जब बनाएंगे ना तो ये आपका 15 से 20 सेकंड में आराम से बनेगा। इसलिए मैंने ABC माना। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, 5 को मल्टीप्लाई करते, 100 से बराबर करते, और भी मेथड से बन सकता है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा इजी मेथड लगा बिना कन्फ्यूजन वाला, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, 5 लाल तथा 4 सफेद जूते, यदि कोई यदृच्छ रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफेद जूता होने की प्रायिकता क्या है। यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो पीई है ना। पीई जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NE/NS,
ठीक है। ई क्या है, इवेंट्स है, और एस क्या है, सैंपल स्पेस है। ई क्या है, इवेंट्स है, और एस क्या है, सैंपल स्पेस है। ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है 5 लाल है 4 सफेद जूते हैं ना, 5 लाल 4 सफेद जूते हैं। अब कोई व्यक्ति आएगा, वो अचानक कोई एक जूता उठा लेगा, तो अब इसकी क्या संभावना है कि जो जूता उठाए उसके सफेद हो, उसकी क्या कितनी संभावना हो सकती है कि वो सफेद जूता ही हो, है ना। तो हम लोग पहले एन एस निकाल लेते हैं। एन एस कितना होगा, एन एस है 4 रेड हो गया, ठीक है, और प्लस 4 वाइट हो गया, टोटल कितना हो गया 9, 9 जूता हो गया, ये 9 जूता है, ठीक है, यानी यानी कि ये 5 है। तो टोटल 9 जूता हो गया। अब 9 जूते में कितना, एक जूता निकाल रहा है, तो इसका मतलब जो एन एस जो होगा वो क्या होगा, 9C1। ये 1 क्या है, ये विदड्रॉ करना होगा, यानी एक जूता उठाना होगा। कुल कितने जूते में से, 9 जूते में से, तो ये हम लोगों का सैंपल स्पेस हो गया, है ना। अब इवेंट्स क्या हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो जूता उठाएगा वो सफेद जूता होना चाहिए, और एक जूता उठा रहा वो भी सफेद होना चाहिए। अगर एक जूता उठा रहा है तो कॉम्बिनेशन में यहाँ 1 कर दिए, और सफेद जूता उठा रहा है तो कितने सफेद जूता, टोटल 4 जूता है ना, 4 में से होगा ही, तो 4C1 कर दिया। अब 9C1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 4C1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, कैसे ये डायरेक्ट 9 मैंने लिखा है यहाँ पर, कैसे मैंने 4 लिखा है, उसका शॉर्ट ट्रिक वहाँ मौजूद है, वहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड यानी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो जो वीडियो अपलोड नहीं किया है मैंने वो अपलोड कर दूंगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत इजी वे में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे समझना हम लोगों क्या, कि ये है कुल 9 स्पेस है, इसी 9 स्पेस में से 4 जो होगा संभावना बनेगा हम लोग। तो हम लोग को पता है, यहाँ पीई का फॉर्मूला पता है, तो एनई कितना निकला 4 और एनएस कितना निकला 9, तो यही हम लोगों का आंसर होगा। तो 4/9 हम लोगों का आंसर होगा। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत इजी वे में तुरंत बनेगा, ये तो क्वेश्चन मुंह से बन जाता है। फिर मैं लिख कर बताऊंगा। 2 टंकन है, ठीक है, यानी 2 टाइपराइटर है, जो कि 5 मिनट में 2 पृष्ठ को टाइप कर सकता है। टंकक है, ठीक है, टाइपराइटर है, कितना 5 मिनट में कितना 2 पेज टाइप कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मिनट में, है ना, कह रहा है 20 पेज, 20 पेज टाइप करने के लिए टंकनों कितने टंकनों की आवश्यकता पड़ेगी, कितना टी की आवश्यकता पड़ेगी, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। अब यहाँ पे समझते हैं, ये 2 टंकन है, ये कितना है 5 मिनट है, और ये 2 है, ठीक। हम लोग टाइप करना है कितना 20 पेज, हम लोग कितना टाइप करना है 20 पेज, तो 20 पेज यहाँ का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ 20 पूरी गया ना, इसको राउंड कर दिया, फिक्स किया, राउंड इसलिए किया, फिक्स किया, इसको छूना नहीं है। जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया बैलेंस। अब दूसरा क्या है कि 10 है, 10 चाहिए, तो 2 यहाँ है 5 यहाँ, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, ठीक है। तो ये भी फिक्स कर दिया हम लोगों को, 10 यहाँ से मिल गया। अब फाइनली कितना बचा, सिर्फ यही एक वैल्यू बचा है ना, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि 10 मिनट में जो टंकन है, 10 टंकन जो है वो 20 पेज टाइप करेगा। ये 10 यहाँ आ गया, ठीक है, ये 5 दूनी 10, और 10 टंकन यहाँ भी है, 10 जो भी, जो 10 को इधर कर दी, इधर का 10 इधर को, उधर का 10, तो ये आंसर निकल गया कि 10 मिनट में 10 टाइपराइटर जो है, ठीक है, वो कितना जो होगा 20 पेज को टाइप करेगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, राम 8 वर्ष का है, ठीक है, राम क्या है 8 वर्ष का है, कार की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, यानी आईक्यू पूछ रहा है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, आईक्यू। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज, ठीक है, एवरेज एज यहाँ पर कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे रियल एज कर लेंगे, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो एवरेज एज कितना दिया हुआ उसका 10 दिया हुआ, ठीक, और उसका रियल उम्र कितना 8 है, और मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 2 पंचे 10, तो 50 25, तो 125 का आईक्यू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, संख्या 27, 73 और 72 का लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम पूछा तो सभी को पता निकालना। एलसीएम का निकालने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, मुंह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो वो मैं जब वीडियो बनाऊंगा इसका सेपरेट इंडिविजुअल, तो उसमें बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल सॉल्व कैसे सब करता है वैसे कर लेते हैं। 63 हुआ और 72 हुआ, ठीक है, तो 9 तिया 27, ठीक है, 9 7 63, 9 8 72 निकल गया। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 7 तिया 21 और 9 8 72, शॉर्ट मेथड से जाना, ये क्या होगा 72, और इसको क्या कर सकते हैं 20 + 1 21। अब 72 को 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये 40 हो गया, और उसके बाद ये 72 हो गया, तो 2 7 4 11, 4 1 5 और 1, तो कितना हुआ 15 12।
आंसर क्या हो गया इसका? 15 बार। 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का 300 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ये क्या दिया हुआ? प्रिंसिपल दिया हुआ कितना? 100%। ये टाइम दिया हुआ कितना? 2 साल, है ना। और 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ कितना? 300 रुपया। अब कह रहा है ब्याज का दर आर बराबर निकालना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है क्या? 5,000 जो दिया हुआ है ये क्या है? 100% है। तो 300 का कितना होगा परसेंटेज में? तो ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, तो 50 का मतलब हो गया कितना? 1%। ठीक है। तो निकालना है कितना? 300। तो हम लोग यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 पंचे 30, 300 पहुंच गया, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई तो कितना है? 6% आ गया। इसका मतलब 300 जो रुपया है वो कितना? 6% मिल रहा है हम लोग। 300 रुपया जो मिल रहा है वो कितना? 6% मिल रहा है। अब हम लोग को जो यहाँ पर आंसर मिल गया, ठीक है, अब आगे कुछ करना नहीं है। ये जो मिला हम लोग को कितना? 2 साल पे मिला है ना। तो 6% 2 साल पे मिल रहा है, तो 1 साल पे कितना हो? डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 6 मिला, डिवाइड करिए 2 साल के लिए, 2 तिया 6, तो डायरेक्ट 3% मिल गया। राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है ना। राम का वजन जो है श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, तो राम लिखा, श्याम से कितना? 25 किलो ज्यादा है, ये हो गया। दोनों का सम्मिलित भार जो है 325 किलोग्राम, यानी कि राम प्लस इसका जो सम्मिलित भार है 325 है। तो श्याम का भार क्या होगा? तो पूछ रहा है श्याम का भार क्या होगा, यही है ना। इसको उठा के हम लोग इधर लेके आ गए, तो कितना हो जाएगा? आर माइनस एस बराबर कितना हो गया? 25। निकालना है एस को, यानी कि आर को काटना, आर को काटना, तो यहाँ माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस, साइन चेंज करी, तो सबको पता है। तो अब ये आर आर कैंसिल, तो बचा कितना? 2s बराबर कितना आ गया? 300। तो एस बराबर कितना हो गया? 150। आंसर निकल गया क्या इसका? 150। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 1997 में एक नए ओवन की कीमत कितना? 2,500 रुपया है। 1997 का टाइम था, उस समय जो कीमत थी उसकी कितनी थी? 2,500 रुपया थी। ठीक है। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, ये सब मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, समझने के लिए। एग्जाम में कुछ नहीं करना, एग्जाम में कैसे क्या करना सब माइंड में करना है, ये सब क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि सन 2000 में, अब 2000 में क्या हुआ? इस प्रकार जो इसकी कीमत जो हो गई वो 4800 रुपया हो गई। ठीक है। यानी 3 साल में इसकी कीमत जो बढ़कर कितना पहुंच गई? 4800। तो 1997 से 2000 के बीच में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? इसकी कोई जरूरत नहीं है, बढ़ोतरी पूछ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना होगा? 25 और 48 में करेंगे तो 25 × 28 20, 2300। 2300 रुपया डिफरेंस निकला। तो 2300 रुपया जो है 3 साल में बढ़ रहा है ना। तो किस पे बढ़ रहा है? 2500 पे बढ़ रहा है ना। पहले तो 2500 था, तो 2500 पे निकालना होगा परसेंट, अब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? 100%। अब यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, ये 25 चौके 100, तो 23 और 4, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, यानी कितना हुआ? 92% इसका आंसर होगा। कोई क्वेश्चन में जानता? कुछ नहीं जानता, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है। मनु दिया हुआ इस टू भरत दिया हुआ है ना। इसका आयु का अनुपात कितना? 6:5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। उन दोनों की आयु का योग 44 है, यानी m प्लस b जो दोनों का जो है वो 44 है। यानी कि अगर इसी को पकड़ें तो इसी का जो योग है वो 44 है। तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत क्या होगा? 8 वर्ष के बाद कह रहा है ना, 8 वर्ष के बाद तो दोनों की, यानी m:8:b, ये पूछा है। तो 6 5 11, 11 का मतलब हो रहा है 44, तो एक का मतलब कितना हो? 11 चौके 44, एक का मतलब 4, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 6 चौके 24 × 5 चौके 20, ये हो गया। ये जो हम लोग का निकला m:2b निकला है, इसका रियल एज क्या है? अब कह रहा है 8 साल के बाद, यहाँ +8, यहाँ भी +8 कर देते हैं, तो 24 8 कितना हुआ? 32, और 20 8 कितना हुआ? 28। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है किससे? 4 8 32, 4 7 28, तो 8:7 इसका आंसर हो गया। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये वेन डायग्राम से दिया है, और वेन डायग्राम का जो वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे मौजूद है। आप बीपीएससी मैथ्स जो है यूट्यूब पे भी सर्च मारेंगे बीपीएससी मैथ्स, और तीसरा चौथा पांचवा छठे वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। कितना? 40% है। तो 40% जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? मधुमेह से पीड़ित है, इसको मान लिया मधुमेह। और 25% मिर्गी से पीड़ित है, सबको बीमार कर दिया। और 25% जो है मिर्गी से पीड़ित है। ठीक है, इसको मान लिया एमबी, मान लिया एमबी मिर्गी से पीड़ित है। तो 10% दोनों से पीड़ित है, ये 10% जो है वो दोनों पीड़ित है।
तो कितने प्रतिशत लोग किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है? कह रहे कितने प्रतिशत जो लोग बीमार नहीं है, ऐसा समझिए कितने लोग बीमार नहीं। तो ये पता चल जाए कि कितने लोग बीमार हैं, उसमें से फिर घटा देंगे तो पता चल जाएगा बीमार नहीं। तो ये कितना है, 40 या 25। तो उसको लिख लेते हैं 40, ठीक है, प्लस 25 और -10। ये बता चुका वेन डायग्राम के वीडियो में, वहां से आप देख कर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ, यहाँ घटाए तो 15, 55, तो टोटल कितना आ गया 55%। 55% लोग जो है बीमारी से पीड़ित। तो 55% बीमारी से पीड़ित है तो 100% में घटा देंगे फिर कितना 55 को, तो कितना निकल जाएगा 45% निकल जाएगा हम लोग को। तो आंसर हो गया क्या, 45% जो है वो बीमार नहीं है। 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है ना। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन है। कह रहा है 20% जो है छूट दिया है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जिसकी कीमत जो है 100 रुपया है, ठीक है। यानी कि मतलब हुआ कि 100% है, 100% में अगर 20% छूट देते हैं तो आया था कितना 80%, और ये 80% जो बराबर है 100 रुपये के, ठीक है। तो इसकी वास्तविक कीमत क्या होगी, यानी वास्तविक कीमत जो पूछ रहा है वो 100% पूछ रहा है, ये समझ लें। ये पूछ रहा है क्या, 100% पूछ रहा है। हम लोग यहाँ पता है क्या कि 80% का जो मतलब है वो कितना है, 100 है ना। तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इसका मतलब 4% बराबर कितना है 5 रुपया। पुराना कितना 100 है ना, तो यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 के 100, तो यहाँ 25 से इधर भी करेंगे तो 25 पंचे 125 रुपया, डायरेक्ट आंसर निकल गया। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, 80% का मतलब कितना है 100 रुपया, तो 100% का मतलब कितना होगा 100/80 गुना 100। अब काट कूट के जो आएगा वो 125 आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल पर से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है तो पुल पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है, और ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी, ये क्वेश्चन का। तो फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टी कितना दिया हुआ हम लोग को 20 दिया हुआ, x1 कितना दिया हुआ 400, x2 हम लोग को क्या करना है निकालना है, और डिवाइड कितना हो गया v1 कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ, और v2 क्या दिया हुआ 0, चूंकि पुल क्या है, पुल जो होता है चलता फिरता नहीं, तो पुल का कोई स्पीड नहीं तो 0 हो जाएगा, इतना हो गया। अब क्या है कि मीटर पर सेकंड में, ये दिया हुआ मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, तो क्लियर इतना सा। अब इसको क्या करेंगे, 20 × 30 = 400 प्लस x2, ये बचा, ये हो गया कितना 600, ये हो गया कितना 400, ये कितना हो गया x2, तो x2 का वैल्यू फाइनल कितना आ गया 4 2 600, 200 आंसर आ गया इसका डायरेक्ट, 200 मीटर इसका डिस्टेंस होगा। अब कह रहे एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया, किसमें बताया है, ये जो क्वेश्चन जो है ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जो कि उसी वीडियो में शॉर्ट बताया। क्या इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है, कुछ करना नहीं, n गुना n-1/2 करना, n की वैल्यू 10 मान लेना, तो अगर n की वैल्यू 10 यहाँ हो, अगर n की वैल्यू 10 यहाँ हो गई, और ये कितना हो जाएगा 10 - 1 9 और डिवाइड 2, 2 पंचे 10, तो 5 9 45, सीधा आंसर हो जाएगा 45। और गिफ्ट का भी क्वेश्चन पे फॉर्मूला दिया हुआ मैंने। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई के 1/8वें भाग के बराबर बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि उस समय उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर थी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्ष में जो है इसकी जो 1/8 जो है ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो 2 वर्ष बाद ये हो जाएगा 1/8 गुना 2, है ना, इसका मतलब वो 1/4 गुना इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। और रिसेंटली जो इसका है वो 64 सेंटीमीटर हाइट है इसका, है ना, तो यहीं पे 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 चौके 64। तो फाइनली इसका मतलब हुआ कि 2 साल में जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसकी जो ऊंचाई जो बढ़ रही है वो 16 सेंटीमीटर। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट में बना रहा हूँ। बाद में चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट है, उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी, है ना, तो बाद में कंसीडर हम लोग कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसमें कुछ ऐड ऑन कर देंगे और ऑप्शन से उसको मिला लेंगे अगर मैच कर जाता है तो 2 साल में मेरा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया, पहले था कितना 64 सेंटीमीटर, हाँ, अब हो गया 16 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गया, तो टोटल कितना होगा 6 4 10, 6 1 7 1 8 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर, मिनिमम 80 सेंटीमीटर का वो इंक्रीज होगा।
लेकिन 80 सेंटीमीटर ना होकर बल्कि ये 80 प्लस समथिंग होगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 साल जो निकाल रहे हैं ना, ये सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल निकाल रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ वैल्यू बढ़ती है, जैसे जनसंख्या में कितना वृद्धि हुई 2 साल के बाद, इस तरह का क्वेश्चन जो पूछता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि के हिसाब से, चक्र के हिसाब से वो बढ़ता है। तो ये सिंपल सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकाला है, लेकिन चक्रवृद्धि के हिसाब से निकालेंगे तो 80 प्लस समथिंग आएगा। तो यहाँ पर 80 प्लस समथिंग कौन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 81 सेंटीमीटर। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है 1365 है। दो संख्या x और y मान लिया है ना, कोई संख्या है, दो संख्या, उसके बीच का जो अंतर है वो 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, मान लिया x जो है बड़ी संख्या और वो छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 6 आता है तथा शेष जो 15 बचता है। तो भागफल कितना 6, शेष कितना 15, और वो संख्या है कितनी, y है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो छोटी संख्या क्या है, यानी कि y की वैल्यू हम लोगों को फिर फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है, जिसको जो तरीका आता है वो बना सकता है, लेकिन मैं यूज करूंगा जो शॉर्ट मेथड जो मेरे लिए बने उसी को मैं यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ, मैं एक नज़र देखता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, जो मैंने लिखा उसको सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शॉर्टकट कैसे आए कि मेरा कि y की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस किया, मैंने क्या नोटिस किया कि इसका अगर वैल्यू निकालना है तो 6y प्लस 15/y ये है। तो ये x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ इतनी हो जाएगी, और y तो ऑलरेडी इतना बराबर हो ही गया। इसका मतलब जो है x की वैल्यू जो मेरी आ रही है 6y प्लस 15, यही आ रही है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 6y प्लस 15 माइनस y बराबर 1365। ठीक है, ये एक सोचने का तरीका, कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, तो ये मेरा एक इक्वेशन बना। अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो घटाएंगे 5y है ना, और 1365 माइनस 15 इधर आ गया, तो 5y बराबर कितना हो गया, 1365 में 15 घटाएंगे तो 1350। तो अब क्या करेंगे, 5 को काट दिया 0 से, तो क्यों, क्योंकि 10 से मल्टीप्लीकेशन में 2 आ गया, और 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 200 और 270। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग को, डायरेक्ट 270 आ गई। तो ये आंसर हो गया। इस चीज को समझना है, कैलकुलेशन को कैसे सिंपल करना है। 5y मेरा यहाँ पे लिखा हुआ कितना है, 1350 है ना, 1350 है ये लिखा हुआ 1350। अब क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे क्या, 5 दूनी 10, फिर क्या करेंगे, 5 7 35 0, ये करेंगे नहीं, बिल्कुल ये नहीं करेंगे। क्यों, इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, ये 135 है, ये 50 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1350, तेरह मतलब 135, इसका मतलब हुआ कि 135 गुना 10 है, यही है ना। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10। अब ये 135 है, 135 में क्या 100 और 35 है, 100 को 2 से गुना करेंगे 200, और 35 को 2 से करेंगे 70, तो कितना आ गया 270, डायरेक्ट मुंह से बन जाएगा। इसलिए इसकी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा ना, एक फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैथमेटिक्स में, उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे ही ना आप बहुत ही ईजी वे में बहुत कम टाइम में आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसको फास्ट कैलकुलेशन से मैं अपलोड करूंगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी गांव की आबादी 5/9 भाग पुरुष है ना, कोई गांव है उसकी आबादी जो है वो, जो पुरुष की संख्या है वो 5/9 है। इसमें से 30% जो पुरुष हैं शादीशुदा हैं, विवाहित हैं। कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो अविवाहित महिलाओं का क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर लें कि कितने पुरुष जो है विवाहित हैं, तो जितने पुरुष विवाहित होंगे तो वो किसी ना किसी महिला से शादी करेंगे। तो जितने जितने पुरुष विवाहित होंगे तो उसमें से घटा देंगे उसको, किसमें, जितना जो अविवाहित होंगे तो उसमें से निकल जाएगा हम लोग अविवाहित महिलाएं कितनी है। और अविवाहित महिलाओं को निकालना है किसके, आबादी के रिस्पेक्ट में, टोटल आबादी, इसको फिर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। अब कैसे देंगे वो देखते हैं आगे। अब पुरुष की संख्या सपोज कितनी है ना, पुरुष की संख्या जो है वो कितनी है, 5/9 है। महिलाओं की संख्या फिर कितनी हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी, यही होगी ना। ये 9 9 कैंसिल, इसका मतलब कितना आया, 5:4 है, ये 5:4 हो गया। और ये 5:4 को क्या करते हैं हम लोग ना, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 100 में, क्यों, ताकि आसानी हो। तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20×5 = 100, तो 20 उधर से, तो 20 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया कितना, 100:20 = 80। तो इसका मतलब हुआ कि 100 अगर पुरुष हैं तो 80 महिलाएं होंगी, तो कुल आबादी कितनी की होगी, 180 की कुल आबादी हो गई। ठीक है, ये सब मैं अपने सोच से बनाता हूँ, कोई मेथड वेथड नहीं है, ये अपना ट्रिक है, अपना कॉन्सेप्ट, अपना सोच है कि मेरे हिसाब से कोई चीज़ को आसान कैसे हो जाए, कोई कैलकुलेशन को मैं आसान कैसे करूँ, ये अपने आप में सोच डेवलप करना है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ तो ये मेरे लिए ईजी पड़ेगा। आप अपने तरीके से भी जो समझ में आता है वो बना सकते हैं।
हर आदमी का जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके से सोचता है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसलिए ताकि कैलकुलेशन को मेरे लिए आसानी आसानी हो जाए, है ना। अब आती है 180 जो मेरा क्या हुआ, कुल टोटल जो मिल गया क्या आबादी है, 180 लोग हैं, उसमें से 100 कितने हैं पुरुष हैं, उसमें से 80 क्या महिलाएं। अब कह रहा 30% जो पुरुष हैं विवाहित हैं, इसलिए मैंने किया। अगर 30% पुरुष विवाहित, इसका मतलब कितना 30 पुरुष विवाहित हैं, इसलिए मैंने 100 पे ले गया इसको। 100 पे ले आने का जो मेरा मकसद इसी वजह से, ताकि जो 30% वो इजी से कैलकुलेट हो जाए। अगर 30 लोग यहाँ पे क्या विवाहित होती, 30 लोग जो हैं जो पुरुष हैं, किसी ना किसी महिला से विवाहित होंगे ना, ये भी 30 महिला से विवाहित होंगे। तो फाइनली कितना बच गया, तो 50 महिला जो है वो शादीशुदा नहीं है। ये 50 महिला शादीशुदा नहीं। तो अब इसी का परसेंट निकालना, ये 50 महिला जो शादीशुदा नहीं और विवाहित, तो परसेंटेज में कितना है, तो ये 50 महिला है और कुल आबादी पे कह रहा है ना, अब कुल आबादी में क्या, तो कुल आबादी कितना है 180, तो 180 ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया क्या 100 यहाँ। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट, है ना। और ये क्या 100% है ना, ये है। तो फाइनली मेरा कितना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100/8% गुना 5। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 8 नहीं 18 है, क्योंकि मुझे पता है कि 100/18 कितना होता है, मैं ये जानता हूँ 100/18 जो होता है वैल्यू, उसका जो वैल्यू होती है 5.55 होती है 100/18 की। कैसे होगी, तो काट कूट कर लेना है ना। जैसे मुझे पता है कि 20% का मतलब होता है कितना 1/5, जैसे 25% का मतलब होता है कितना 1/4। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लिया 100/15% का है मतलब कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग, ये मुझे पता है। ठीक उसी प्रकार से 100/18% जो होता है वो मेरा 5.55 होता है। अगर आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से तो 5.55 है ऑलरेडी, और ये कितना 5 ऑलरेडी है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 25, फिर 50 25 तो 27 के साथ हमारा कितना 2, फिर 50 25 तो 27, तो 27.75। तो 27.75 मोटा मोटी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, 27.77 के आसपास आंसर मेरा मिल गया। ये जो पूरा स्क्रीन पे इतना कैलकुलेशन दिख रहा है, देखने में कितना टफ लग रहा है, लेकिन अगर खुद से इसको प्रैक्टिस करके बनाएंगे तो इतना कैलकुलेशन भी नहीं जाएगा, शॉर्टकट में चला जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे मैंने देख लिया, मैंने क्या किया पी एम पी टू एम में ले गए, क्या 5/9 पुरुष है, तो 5/9 पुरुष है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4/9 महिला, 9 9 कैंसिल, इसका मतलब 5:4 का रेशियो, इसको 100 बनाना तो कितना होगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 हो गया, और यही हो गया कितना 80 हो गया, मुझे दिख गया कि 180 यहाँ दिख गया। ठीक है, ये हो गया पुरुष महिला का। 30 पुरुष जो है विवाहित है ना, 30 पुरुष विवाहित है, इसका मतलब महिला भी यहाँ पे 30 इसमें से निकल जाएगा, 80 में से कितना 50 बचा, 50 इधर है, यहाँ 180 इधर है, ये दिख गया हमको। उसके बाद कितना है 100 इधर, ये 5 5 कैंसिल। अब मुझे पता है कि 100/80, 100/18 जो मतलब होता है कितना 5.55 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 यहाँ से दिख लिया, तो 50 25 है, 50 25 यहाँ दिख रहा है और समथिंग यहाँ पे है। ये कितना ये 5.55 है, 0.55 का मतलब आधा, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा ना, तो 25 प्लस कितना होगा 2.5, तो 27.5, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। इतना सा कैलकुलेशन। अब दो सीधी रेखाएं किसी गोल तश्तरी को अधिकतम 4 भागों में बांट सकती हैं। तो क्या कह रहा है, ये एक गोल तश्तरी है ना, अब कह रहा है कि दो सीधी रेखाएं, मान लीजिए एक सीधी रेखा है ना, दूसरी सीधी रेखाएं, तो कह रहा है 4 भागों में बंटनी चाहिए, 4 भागों में बट गया ना, 1 2 3 4। अब इसी तरह क्या दिया कि इसी तरह 4 सीधी रेखाएं गोल तश्तरी को कितने भागों में बांट सकती है। तो ऑलरेडी मैंने खींच दिया, एक और खींच देते हैं, इधर हो गया 3, एक और खींच दिया हो गया 4। अब कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वालों को अपना चीनी का उपभोग कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्च ना बढ़े। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है कि अगर कोई मूल्य कोई भी किसी भी चीज का, चीनी को छोड़ दिया, चावल दाल किसी का भी, अगर 25% क्या बढ़ जाता है नहीं बढ़ता है, तो हम लोगों को अपना कंजप्शन कितना कम पड़े कि खर्चा मेरा जो है ना उसी में आ जाए। इस तरह जो क्वेश्चन जब रहता है ना, याद रखना है कि अगर एन की वैल्यू, एन जो है वैल्यू, एन जो है इसको मान लिया, ठीक है, एन जो है ना ये प्रतिशत का फ्रैक्शन है, तो अगर एन कोई वैल्यू बढ़ता है ना, तो ठीक उसी प्रकार ये एन जो है ना 1n/+1 से ये क्या हो जाएगा मैनेज होगा। ठीक है, अगर कोई बढ़ता है तो n/1+ से वो घटेगा, ये याद रखना है। तो जैसे 25% कह रहा, तो 25% का मतलब कितना होगा 1/4 है ना, इसका मतलब जो है ये 1/4 है। अगर ये 1/4 से बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है एन की वैल्यू मान लिया 4 है, तो ये 4 + 1 5 से क्या होगा घट जाएगा। इसका मतलब ये 1/5, और 1/5 का मतलब होता है कितना 20%, इसका मतलब वो 20% से वो चीज घटेगा। ठीक है, कितना कम करना पड़ेगा यहाँ पे कह रहा है, तो 20% अपना खर्च में कम करना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। इस तरह का जो भी क्वेश्चन सब आएगा, जब मैं सेपरेटली
वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा अलग अलग टॉपिक पे, तो मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बताते जाऊंगा शॉर्ट ट्रिक मेथड, ये सारा का सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है ना कि बीबीएसएससी क्वेश्चन किस तरह का सेट करता है, कैसा क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग को ओवरव्यू मिल रहा है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जा रहे हैं। इससे क्या सोने पर सुहागा हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, थोड़ा बहुत हम लोग सीख भी रहे हैं ना। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले भी कहा, सिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन, ये जो बना रहा हूँ मैं वीडियो, इस वीडियो से हम लोग जान जाएंगे बीसीएससी क्वेश्चन कैसा सेट। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है ना। अब ये एक बस का पहिया है, मान लीजिए सर्किल है, इसका व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका ये रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलने पर पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। अब ये पहिया है ना, तो पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा ये कह रहा है। 1 मिनट में, इसका मतलब हम लोग को ये निकालना होगा कि 1 मिनट में आखिर कितना चक्कर लगा सकता है, यही ना कह रहा है। हम लोग को पता है यहाँ क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये कितना चलता है 66 किलोमीटर, 60 नहीं 66 किलोमीटर। 1 घंटे में 66 किलोमीटर की स्पीड से बस चलता है। इसका मतलब कई घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना 66 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो अब 1 मिनट निकालना है, तो 1 मिनट निकालना है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 66/60। या तो यहीं पे यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते, लेकिन मैंने यहाँ क्या कर लिया डायरेक्ट ले लिया। तो कटेगा कितने 6 से, 6 दाएं 60 और ये 11 है ना। तो बराबर कितना आ गया 1.1 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया। अब ऊपर में आते हैं यहाँ पे, हम लोग को पता है एक चक्कर कितना लगता है। एक चक्कर जो यहाँ से यहाँ तक होगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, कुल कितना डिस्टेंस कवर करे। अगर बस यहाँ से, अगर बस जो यहाँ से ऐसे चल रही है, बस जो चल रही है, ठीक है, अगर यहाँ से बस चल रही है, तो ये बस जो चल रही है, तो एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करे ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये एक डिस्टेंस यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट किए और फिर पहुंचे यहीं पर, यहाँ पर पहुंचे, इसका मतलब क्या 2πr का डिस्टेंस हम लोग क्या करें कवर करें, पेरीमीटर करें सर्किल का। तो 2πr का डिस्टेंस करें, तो 2 हम लोग का दिए हुआ, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर कितना है 70। ये 7 से कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तो कितना है 10 है। इसका मतलब क्या हुआ 440। तो 440 क्या है सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो उसको सेंटीमीटर को इजी करने के लिए हम लोग क्या करें 4.4 मीटर में कन्वर्ट कर दिया है ना, मीटर में निकल लिया। यानी कि एक चक्कर जो है, ठीक है, अगर बस एक चक्कर लगा रहा है तो कितना 4.4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, एक चक्कर में वो क्या 4.4 मीटर कवर कर रहा है। और यहाँ पर जो दिया हुआ 1 मिनट बराबर कितना दिया हुआ किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना 1.1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये कितना आ गया, ये आ गया 1100 मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में कितना 1100 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। ये समझ लेना 1 मिनट में 1100 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। और यहाँ कितना है कि एक चक्कर 4.4। हम लोग यहाँ पे ये समझ में आ गया कि 4.4 मीटर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना एक चक्कर का मतलब होता है। ठीक है, तो अगर 1 मिनट चलना तो 1 मिनट तो निकाल लिया, तो 1 मिनट कितना 1100 मीटर जा रहा है। तो अगर 1100 मीटर जो चलेगा ये कितना चक्कर होगा, तो 1/4.4 मल्टीप्लाई 1100 हो जाएगा ना। और ये एक यहाँ से आ गया, यहाँ आ गया, अब आया कितना ये 11 11 चौके 44। अब कितना बचा 1000। तो 4 को 1000 से काटेंगे तो 250 है, 250 से गुना करेंगे 4 से तो कितना 1000। इसका मतलब कितना होगा 250 मीटर, 250 चक्कर लगाएगा। ठीक है, कितना 250 चक्कर लगाए, कितना 1100 मीटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में ये 1100 मीटर दूरी कवर करेगा और 250 बार जो चक्कर यहाँ से लगाएगा ना, ये 250, ये 250 जो चक्कर लगाएगा 250 बार लगाएगा, तो वो 1 मिनट में लगाएगा और कितना दूरी हो जाएगा 1100 मीटर। तो आंसर क्या हो गया इसका बी। दोस्तों बीएसएससी का जो क्वेश्चन 2011 में आया था, लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास है, 29-30 क्वेश्चन के आसपास होगा। तो वो सारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ कवर कर दिया है। ठीक है, और इससे हम लोग को पता चल गया कि बीसीएससी कौन से चैप्टर से कहाँ क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। तो क्वेश्चन का लेवल इजी नहीं रहता है, इतना तो दिख गया है, मॉडरेट रहता है। लेकिन ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आप उसको कितना फास्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन तो ईजी देता है हर एग्जामिनेशन में। तो ये ईजी टू मॉडरेट है। तो 5 क्वेश्चन को ईजी को हम लोग ईजी नहीं मान के चलेंगे, कोई बना लेता है। इसलिए बीसीएससी का जो एग्जाम में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछता है वो ईजी नहीं पूछता, इस बात को समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसा एग्जाम पूछता है बीसीएससी में। आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों पर ज़रूर शेयर कर दिए। मेरे व्यूज़ कम हैं, सब्सक्राइबर भी कम हैं,
और अगर व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।